व्हाट्सअप गाइज, इजराइल और ईरान की जो लड़ाई चल रही है उसको एक्सप्लेन करेंगे आरजे रौनक। 77 साल की पूरी कहानी भाई साहब, इस्लामिक रिवॉल्यूशन। एक टाइम पर बहुत अच्छा भाईचारा ऑन टॉप था इन देशों का, लेकिन फिर जैसे ही सत्ता पलटी वहां पर और बिल्कुल ये वैसे हो गए कि कंजर्वेटिव टाइप, तो तब से इनको खटकने लग गया। और आज के टाइम पर तो इजराइल को ये बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन इजराइल भी उनमें से है कि हमारी हाइट देख के हमको मत नापो। मतलब वही वाली बात है कि हमारा साइज देख के कि हम कितना छोटे थे उससे बता को लगा के रखता है वो। देखते पूरी वीडियो चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। दोस्तों 13 जून को सुबह 3:30 बजे खबर आई कि ईरान की राजधानी तेहरान में जबरदस्त धमाका हुआ है। कुछ देर बाद पता लगा कि तेहरान से 220 किलोमीटर दूर नतांज इलाके में भी हमला हुआ है। नतांज में ईरान की सबसे बड़ी परमाणु लैब थी। देखते ही देखते पूरे ईरान से इस तरह के हमलों की खबरें आने लगी। नतांज के अलावा तबरीज, करमनशाह, अराक, तेहरान, इस्फान के मिलिट्री बेसिस पर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इन हमलों में ईरान के आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ समेत ईरान के सभी टॉप ऑफिसर्स मारे गए। इन हमलों में ईरान के 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी मार दिया गया। सुबह होने पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान आया कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने से सिर्फ 15 दिन दूर था। अगर हम ये हमला नहीं करते तो ईरान न्यूक्लियर बम बना लेता, इससे हमारे वजूद को खतरा हो जाता। जिस दौरान हम ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, तब ईरान ने भी इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागना शुरू कर दिया है। ईरान के इस हमले में इजराइल पर कई मिसाइलें गिरी भी हैं। लगभग पूरी इजरायली जनता अंडरग्राउंड पार्किंग में चली गई है। इधर ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने परमाणु समझौता नहीं किया तो उस पर हमले होंगे। ईरान ने धमकी दी है कि जो इजराइल का साथ देगा हम उस पर भी हमला कर देंगे। वहीं रशिया और चाइना खुलकर ईरान के साथ आ गए हैं। भारत किसी के साथ नहीं है। कुल मिलाकर हालात बेहद खराब हैं। अगले कुछ दिनों में कुछ भी हो सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि ईरान और इजराइल की लड़ाई आखिर है क्या? वो कौन सा न्यूक्लियर डील है जिस पर साइन करने को लेकर अमेरिका ईरान पर प्रेशर डाल रहा है? और क्या रीजन है कि ईरान अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं कर रहा? इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अनुज धर, जो कि एक फेमस ऑथर हैं, रिसर्चर हैं, उनके साथ डिटेल में हमने एक पॉडकास्ट करी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु पर। 25 साल से इनकी रिसर्च ये बताती है कि वो प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे, बल्कि गुमनामी बाबा के नाम से यूपी में रह रहे थे। तो क्यों छिपाई उन्होंने अपनी आइडेंटिटी? और भी बहुत कुछ इस पॉडकास्ट में रिवील हुआ है, देखना जरूर। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ईरान और इजराइल आज एक दूसरे के जानी दुश्मन है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी, ईरान टर्की के बाद दूसरा मुस्लिम देश था जिसने 1948 में इजराइल बनते ही उसे मान्यता दे दी थी। 1950 से लेकर 70 तक जब ईरान पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का राज था, उस वक्त दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते थे। दोनों देशों में ट्रेड होता था, इंटेलिजेंस भी वो एक दूसरे से शेयर करते थे। यहाँ तक कि दोनों देशों की फौजें आपस में मिलिट्री एक्सरसाइज भी करती थी। और तो और इजराइल की खुफिया एजेंसी ईरान की खुफिया एजेंसी सवाक को ट्रेनिंग दिया करती थी। मगर फिर 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन ने सब बदल दिया। ईरान में शाह की सत्ता खत्म हो गई और वो देश एक कट्टर इस्लामिक गणराज्य बन गया। आयतुल्ला खुमैनी देश की हुकूमत पर काबिज हो गए। तेहरान में इजराइल के दूतावास को बंद कर दिया गया और उस ऑफिस को फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन यानी PLO को दे दिया गया। मतलब रातों रात इजराइल को लेकर ईरान की पॉलिसी बदल गई। उसने एक देश के तौर पर इजराइल के वजूद को मानने से इनकार कर दिया। ईरानी हुकूमत इजराइल और अमेरिका को शैतान कहने लगी। फिर आया 1980 का दौर। 1982 में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। इजराइल हमला करके लेबनान में मौजूद फिलिस्तीनी लिबरेशन फोर्स को वहां से बाहर निकालना चाहता था। यही वो टाइम था जब ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ईरान ने अलग अलग देशों में इजराइल के खिलाफ दुश्मन तैयार करना शुरू कर दिया। उसने लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया, फिलिस्तीन में हमास को खड़ा किया, यमन में हुती विद्रोहियों को पैसे दिए और इराक में हशद अल शाबी को तैयार किया। ईरान ने इन सभी गुटों को पैसा, हथियार और टेक्निकल सपोर्ट दिए। इन सारे संगठनों का एक ही काम था, दुनिया में हर जगह इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर हमला करना। इन सब के चलते इजराइल और ईरान में दुश्मनी बढ़ने लगी। इजराइल को भी अच्छे से पता था कि ईरान कोई छोटा मोटा देश है। ईरान के पास दुनिया का चौथा बड़ा ऑयल रिजर्व है, नेचुरल गैस का सबसे बड़ा रिजर्व इनके पास है। मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है। दो कदम आगे इजराइल को यह भी अच्छे से पता था कि ईरान लगातार न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश करेगा। इसीलिए अपने डिफेंस में इजराइल ने हमेशा ईरान से 2 कदम आगे रहने की कोशिश की है। इजराइल ने साइबर ऑपरेशन से लेकर मिलिट्री ऑपरेशन और इंटेलिजेंस मिशन चलाकर ईरान के साइंटिस्ट को मरवाया, ईरान के टॉप आर्मी कमांडर्स की हत्याएं करवाई। इजराइल ने 2020 में ईरान की राजधानी तेहरान में टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे की हत्या करवा दी। इस मर्डर को एक ऑटोमेटिक गन से अंजाम दिया गया। इसके पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद
का हाथ बताया गया है। इससे पहले 2008 में दमिश्क में हिजबुल्लाह के सैन्य कमांडर इमाद मुगनिया की कार को बम से उड़ा दिया गया। 2013 में बेरूत में हिजबुल्लाह के टेक्निकल हेड हसन लाकिस की गाड़ी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2014 में अल कुद्स ब्रिगेड के माजिद अल मजीद की भी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मृत्यु हो गई। इसके बाद 2016 में हिजबुल्लाह के सैन्य प्रमुख मुस्तफा बदरुद्दीन को सीरिया में इनसाइड ऑपरेशन में मार दिया गया। इसी तरह इजराइल साइबर अटैक करने में भी बहुत आगे रहा है। 2010 में इजराइल ने स्टक्सनेट वायरस के जरिए ईरान के नतांज यूरेनियम प्लांट को नुकसान पहुंचाया। ये वही नतांज प्लांट है जिस पर 13 जून को मिसाइल हमला करके इजराइल ने पूरी तरह से इसे तबाह कर दिया। इसके अलावा इजराइल ने फ्लेम, डूकू और गॉस जैसे स्पाईवेयर से ईरानी कंप्यूटर सिस्टम को हैक किया। 2013 से 24 के बीच इजराइल ने सीरिया में 1000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक किए। 2018 में ऑपरेशन हाउस ऑफ कार्ड्स चलाकर इजराइल ने सीरिया में मौजूद ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। न्यूक्लियर बम की लड़ाई, ईरान को बहुत पहले से ही समझ में आ गया था कि इजराइल से सीधी लड़ाई में वो कभी जीत नहीं सकता। इसीलिए उसने इस लड़ाई में हमेशा दो तरीके अपनाए। पहला, हुती, हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों को पैसा देकर इजराइल को भिड़ाए रखना। दूसरा तरीका, अगर अपना वजूद बचाना है तो न्यूक्लियर हथियार बनाना है, और सारी लड़ाई इसी न्यूक्लियर हथियार को लेकर ही है। इजराइल और अमेरिका किसी कीमत पर यह नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम आए, क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर बम आने का मतलब है कि ये बम फिर किसी के भी हाथ में लग सकता है। दरअसल न्यूक्लियर बम बनाने के लिए आपको यूरेनियम को प्यूरिफाई करना होता है। ईरान के पास यूरेनियम प्यूरिफाई करने के 2 प्लांट हैं, एक नतांज में और दूसरा फोर्डो में। जुलाई 2015 तक ईरान में 20,000 सेंट्रीफ्यूज मशीनें काम कर रही थी, जिनके जरिए ईरान 8 न्यूक्लियर बम बना सकता था। ये बात जैसे ही यूनाइटेड नेशंस को पता लगी, उसने ईरान पर कई बैन लगा दिए। इस बैन के चलते ईरान को $160 बिलियन का नुकसान हुआ। ये अपने आप में ईरान के लिए एक बड़ा झटका था। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए ईरान ने P5+1 देशों के साथ एक अग्रीमेंट कर लिया। इस ग्रुप में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जर्मनी और चीन शामिल थे। इस एग्रीमेंट के बाद ईरान को उसके $100 बिलियन वापस मिल गए, और ईरान ने भी ये वादा किया कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर देगा, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। अब ये बात जैसे अमेरिका को पता लगी तो उसने इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया। अब इस एग्रीमेंट को फिर से रिन्यू करने के लिए 2021 में अमेरिका और ईरान के बीच बाइडेन के राष्ट्रपति रहते फिर से बात हुई थी, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अब जब से ट्रंप आए हैं, वो फिर से इस एग्रीमेंट के पीछे पड़े हुए हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे और हमारे साथ समझौता करे, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे खतरनाक नतीजे भुगतने होंगे। अब मजे की बात देखिए, रविवार यानी 15 जून को इसी एग्रीमेंट को लेकर अमेरिका और ईरान में बात होनी थी, मीटिंग होनी थी। किसी को यह उम्मीद ही नहीं थी कि इस मीटिंग से पहले इजराइल कोई हमला कर देगा। सबको यही लग रहा था कि अगर मीटिंग में कुछ नहीं निकला तब कुछ हो सकता है, लेकिन इजराइल हम तो आगे रहेंगे। ईरान पर हमला किया जब उसे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और तो और टॉप इजरायली कमांडर्स ये बताते हैं कि हमने जानबूझकर ईरान में ऐसी कुछ एक्टिविटी की जिसके बाद हमें पूरा भरोसा था कि ईरान के सभी टॉप मिलिट्री जनरल्स एक ही जगह मीटिंग करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने एक ट्रेंड देखा था कि किस सिचुएशन में वो लोग क्या करते हैं। इसलिए हमने ईरान में ऐसा कुछ किया जिसके बाद उनके सभी टॉप कमांडर्स ने मीटिंग की। फिर हमारी कोशिश यही थी कि वो सभी कमांडर बस एक जगह बने रहें। और तो इजराइल ने मोसाद के एजेंट्स के जरिए ईरान के अंदर तक ड्रोन्स भिजवा दिए थे। यहां तक कि ईरान के अंदर इन लोगों ने एक ड्रोन सेंटर तक बना दिया था। अब 13 जून की रात जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया, तभी इन ड्रोन्स ने भी अलग अलग साइट्स पर हमला किया उसी टाइम पर। और इससे पहले कि ईरान को कुछ समझ में आता, उनकी सारी की सारी टॉप मिलिट्री लीडरशिप मारी गई। 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी उनके मारे गए। सवाल अब ये उठता है दोस्तों कि ईरान पर हुए इस हमले में क्या अमेरिका ने इजराइल की मदद की है? लोग ये भी पूछे कि जब अमेरिका और ईरान की न्यूक्लियर डील वाले मामले पर अभी मीटिंग होनी थी तो फिर इजराइल ने हमला क्यों कर दिया? अब अमेरिका तो ये बोल रहा है कि भैया हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, कोई हाथ नहीं है, लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है, वो कभी सीधे बात करता कहाँ है? आपको याद होगा जब यूक्रेन ने रशिया के एयरबेस पर खड़े उनके बॉम्बर्स को तबाह किया था हाल ही में, तब भी अमेरिका ने कहा था कि हमें नहीं पता कि यूक्रेन ऐसा कोई हमला करने वाला है, हमको कुछ नहीं पता। तब भी लोगों ने सवाल पूछा था कि रूस के अंदर 6000 किलोमीटर दूर कोई हमला हुआ है, तो ये बिना अमेरिकी मदद के नहीं हो सकता। जब तक अमेरिकी सैटेलाइट्स यूक्रेन की हेल्प नहीं करेंगी तब तक उन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बॉम्बर कहाँ खड़ा है? दूसरी बात, यूक्रेन और रशिया के मामले में भी जिस दिन रशिया और यूक्रेन के लीडर्स की टर्की में मीटिंग होनी थी, उसी मीटिंग से एक दिन पहले यूक्रेन ने रशिया पर यह हमला कर दिया। और सुनो, यूक्रेन के मामले में भी ये बात निकल कर आई है कि यूक्रेन ने ट्रक्स के जरिए बहुत पहले ही रूस के अंदर ये ड्रोन्स भिजवा दिए।
अब ईरान के मामले में भी यही बात निकल कर आई है कि अंदर इजराइल ने पहले बहुत ही। पहले ही ईरान में ये ड्रोन्स सेट कर दिए थे। अब अगर दोनों केसेस में इतने सारे इत्तेफाक यानी कोइंसिडेंसेस हुए हैं तो मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका। एक ही दिमाग इनके पीछे काम कर रहा है, वरना यूक्रेन और इजराइल दोनों को एक साथ कौन बताएगा कि ऐसा करो। एक साल पहले ही दूसरे देश में ड्रोन्स सेट कर दो, जिस दिन मीटिंग होनी है उससे पहले अटैक कर दो। बेशक इसके पीछे अमेरिकी दिमाग ही है। अमेरिका ने अब अपनी पॉलिसी बदल ली है, वो किसी लड़ाई में सीधे नहीं कूदेगा, लेकिन वो एक पार्टी चुन लेता है और पर्दे के पीछे से उस पार्टी की मदद समर्थन करता है। करता है। कहाँ जाएगा युद्ध? युद्ध भैया अब सवाल ये है बहुत दोस्तों कि नहीं हो ईरान रहे, और इजराइल की पुराना लड़ाई ये आखिर तो- जाएगी हाँ। कहाँ? दुनिया में पहले ही रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, अभी- उस लड़ाई में भी आधी दुनिया इन्वॉल्व है। अमेरिका और यूरोप उस लड़ाई में पैसे और हथियारों से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच भी वॉर शुरू हो चुका है, और ईरान कोई चुन्नू मुन्नू कंट्री तो है नहीं, उनके पास पैसे की कमी भी नहीं है, उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा है, उनके पास चाइना और रशिया का सपोर्ट भी है। इधर अमेरिका ऐसे सिग्नल्स दे रहा है कि वो भी किसी भी वक्त ईरान पर खुद हमला कर सकता है। और दोस्तों बड़े बड़े युद्ध इन्हीं हालातों में शुरू होते हैं। अब ईरान और इजराइल की इस लड़ाई में अगर रशिया और चाइना भी कूद पड़ते हैं, जिसके चांसेस फिलहाल तो कम है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। मगर इतना तो तय है कि ईरान अगर किसी लड़ाई में फंसा तो दुनिया में तेल के दाम बढ़ सकते हैं। ईरान के समुद्री रास्तों से यूरोप और एशिया में बहुत सारा ट्रेड होता है। अगर ये लड़ाई बढ़ी तो ईरान उस रूट को भी ब्लॉक कर सकता है। रही बात भारत की, तो भारत इस लड़ाई में न किसी के साथ है न किसी के खिलाफ। इजराइल भारत का पुराना दोस्त है और ईरान के साथ भी भारत के रिश्ते अच्छे हैं। ईरान के चाबहार पोर्ट में भारत का इन्वेस्टमेंट भी है, निवेश भी है। ऐसे में हम तो यही चाहेंगे, यानी भारत तो यही चाहेगा कि escalation ना हो। चीजें ज्यादा आगे न बढ़े। बाकी आप कमेंट करके बताएं आपकी क्या राय है, क्या लगता है आपको इस लड़ाई में गलती किसकी है? क्या इजराइल ने ईरान पर हमला करने में जल्दबाजी की, या ईरान को ही न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जिद छोड़ देनी चाहिए? जो भी हो आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। सिंपल चीज ये है, ईरान एक तो मसीहा ना बने, और दूसरा ईरान को ये समझना चाहिए फिलिस्तीन की जो लड़ाई है वो उनकी लड़ाई है। हाँ, हर बीच चीज में में कूदना है। सपोर्टर ना बने। और दूसरा ये जो प्रॉक्सीज है इनको छोड़ के और न्यूक्लियर के सपने बनाने का सपना छोड़ के शांति से रहे, तो इजराइल भी कोई ड्रामा नहीं करेगा। इजराइल कर क्यों रहा है? इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और जब अस्तित्व की बात आती है, फिर जैसे तो अब भाई- ईरान इसलिए हाँ। कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि हमारे ऊपर हमला कैसे करते हैं, उसको अपना वो लगा ना। लेकिन इजराइल तो करना है भैया, अगर बना लेंगे तो हमें तो निपटा देंगे, क्योंकि इनकी तो सोच ही निपटाना है, इनकी तो सोच ही है कि फलस्तीन के लिए करना है, हर एक चीज करनी है। मसीहा बनने का टाइम नहीं है आज के टाइम पे, सब अपने लिए सेल्फिश है। तो ये जो आप करके दिखा रहे हो, हम फिलिस्तीन के लिए कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पहले आप जानो आपका देश का इतिहास क्या रहा है, आप अच्छे से रहे हो इजराइल के साथ, और आज आप इस सिचुएशन में आ गए हो जस्ट बिकॉज आपकी एक माइंडसेट है। कट्टरपंथी बन रहे हो आप, बनो, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी सोच होगी, लेकिन आप ऐसे सिचुएशन क्रिएट मत करो कि अगर तुम्हारे हाथ में न्यूक्लियर हथियार आ गए तो दुनिया को ये पता लग जाएगा भैया तुम तो किसी का भी कुछ भी बैंड बजा सकते हो जब तुम्हें लगा। पैसे की कमी नहीं, हर एक चीज नहीं है। और यहाँ पर सीधी सी बात है, समझौता करना पड़ेगा। ईरान को कहना पड़ेगा भैया देखो ना, हमारी तुम मेरे से कोई दुश्मनी है, ना तुम हमसे कोई दुश्मनी रखो। उसी टाइम मुझे लगता है इजराइल शांत हो जाएगा। इजराइल नहीं करेगा कुछ भी, और ये जिस वॉर की तरफ ये बढ़ रहा है ना, ये माहौल, वो वॉर टल जाएगा अगर यहाँ पर समझदारी से करें, क्योंकि आज का टाइम बिजनेस करने का, पैसा कमाने का है, ना कि नुकसान करने का। ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हो रही हैं दुनिया में। आप देख रहे हो आज सुबह से पता लगा कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया वहां पर केदारनाथ जाते हुए। मतलब ठीक है, सुबह उठो, जान की फोन उठाओ, बस शांति पूर्वक चलना चाहिए। फिलिस्तीन के अंदर प्रॉक्सीज लगा दिए है, इजराइल के ऊपर हमला करता है, भैया यार मत करो, एक बार हमला रोक तो दो, एक बार तुम देखो फिर कुछ करता तो इजराइल के खिलाफ हम भी खुद भी बोलेंगे वीडियो के अंदर कि भैया ये कर रहा है, वो कर रहा है। साफ उसका मुद्दा है, न्यूक्लियर बनाना छोड़ दो, न्यूक्लियर प्लान करना छोड़ दो आप वो चीज़। और ये जो प्रॉक्सीज हैं जितने भी हैं, ये जितने हुथिये पुतिये हैं, ये हिजबुल्लाह हैं, इनके रहपट क्यों ना बचते? एक बार मिलके इजराइल अमेरिका सारे मिलकर इनको निपटाई क्यों नहीं देते रातों रात? आराम से दुनिया चल रही है, नहीं अलग ही चुल रहे। और ये कर भी कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्ड ही तो कर रहा है ईरान उनको। दिक्कत वो होती है जब पैसा ज्यादा आता है तो इंसान फिर वो जैसे हम जैसा इंसान है, हम सोचते हैं 1,000-500 रुपए को बढ़िया पेंटिंग मिल जाए ना, फिर जब यहाँ पैसा आता है तो सोचता है 5 करोड़ की कौन सी पेंटिंग है। एक वो अभी बिका था ना, केला लगा हुआ था बस दीवार के ऊपर, वो पता नहीं कितने लाखों करोड़ की बिक गई थी। तो जब ज्यादा पैसा आता है ना किसी के बारे में, लगता है उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भैया ज्यादा पैसा आ जाए तो आप जब वो यहाँ चढ़ जाता है, जब आप नीचे से उठते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप उस माहौल की और पैसे ही कदर करते हैं। जब आपको ऑलरेडी पता है पैसे से ही तेल बिक रहा था, अय्याशी की जिंदगी चल रही थी, अब हम और भी अमीर हो गए, अब क्या करें? फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं, पैट चुल्ली मच रही है, ले 4 हथियार एक्स्ट्रा पड़े, तू भी ले जा, ले तू भी उनकी गुद्दी नाप। फिर लोगों को इन चीज़ों में मजा आने लग जाता है। और ये बात मजे की या सपोर्ट करने की नहीं है, बात यह है कि ये चीज़ें अगर चलती रहेंगी, प्रॉक्सी वॉर चलता रहेगा, ईरान अपना नहीं मानेगा, तो ये चीज़ें एस्केलेट ही होंगी। नहीं तो शांति से अगर लोग रहे, आप एग्जाम्पल पाकिस्तानी हरकतें करना छोड़ दे, कश्मीर में ये सब ड्रामे छोड़ दे, इंडिया भी कुछ नहीं करेगा उनके हाथ। इंडिया कोई मतलब ही नहीं उनसे यार, उनसे हमें कोई रोटी खानी है, उनसे कोई ट्रेड करनी है। चीजें ये होती हैं, कभी भी
आप ये समझना उकसाया जाता है, और ये उकसाया बहुत बार इजराइल को गया है है ये ही। चीज है। आज बहुत लोग कह देते हैं कि वो क्या कौन सा था वो रफा था ना, ओलाइजन हाँ रफा। रफा, ये कम करते, ये नहीं देखते कि वो रिएक्शन तब आया था जब वहां से एक्शन लिया गया था वो वहां कितना पर। गंदा किया था 7 आप- अक्टूबर को। ये क्या करते हैं, मासूम लोगों के बीच में अपने वो घर बनाते बना हैं, लेंगे, हाँ। और फिर जब अपना वहां जो- से हमला हाँ, आएगा कि उनके तो ऊपर वो करना, आगे कर तो देंगे, हम देखो मासूम, इन्हें वो अबे कर बस दिया। तुम्हें यूज कर रहे हैं, तुम मासूमों, तुम्हारे बीच में रहकर वो तुम्हें वो अपना जरिया बना रहे हैं खुद को प्रोटेक्ट करने का। तुम्हारी लाइफ कोई मैटर नहीं करती, तो वो वाली बात नहीं है कि कुछ मैं तो मार दूंगा, मैं तो वो सामने खड़ा कर देना, शील्ड बना रहे हो तुम्हें। हाँ। मिलते हैं कभी के साथ, बाय बाय, टेक केयर।